उनके ऊपर इस तरह कार्रवाई का लगातार जो देखा जा रहा है कि पूरा का मामला सामने आ रहा है कि उनसे बहुत सारी पूछताछ करनी है, बहुत सारे मामलों में उनसे जानकारी हासिल करनी है कि आखिर ये पूरा का पूरा जो मामला उनके समय पे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ये मामला पूरा उनके नेगेटिव भी जा सकता है क्योंकि 1-2 महीने के अंदर चुनाव हैं, तो ऐसे में उनको अपनी इमेज का भी ध्यान है। वहीं रोहिणी क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में उनकी उम्मीद है और लगातार नीतीश कुमार अपने पाले में, इसीलिए अपने जैसे लोगों को लेकर आए ताकि शासन चलाने में कोई दिक्कत उनको ना हो सके। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात बिहार की, क्योंकि बिहार में जहां एक और कल बड़ा तख्ता पलट हुआ, नीतीश कुमार एक बार फिर से या यूं कहें 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और एनडीए के साथ हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां एक ओर आरजेडी सत्ता से बाहर होती है, तो वहीं दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि ईडी अधिकारियों का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से फंसे हुए हैं इस पूरे मामले में, अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में फंसते हुए न केवल लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे, बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी और यहां पर फंसते हुए अब तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि ईडी अधिकारियों को खुले तौर पर धमकी देती हुई नजर आती हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। कहते हुए नजर आते हैं कि अगर पापा को एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल तक जिस तरीके से यहां पर देखा गया कि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को कूड़ा और एनडीए गठबंधन को कूड़ेदान कह डाला, और आज जिस तरीके से वो धमकी देती हुई ईडी अधिकारियों को नजर आ रहे हैं, क्या सवाल ये है कि अब आरजेडी की कमान लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को सौंपते हुए नजर आएंगे? यही तमाम सवाल है और यहां पर मेरे साथ देखिए इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए अमन जी हैं। अमन जी, अगर बात की जाए रोहिणी आचार्य की, तो उनका नाम शायद इससे पहले किसी ने बहुत ज्यादा सुना होगा राजनीति में, लेकिन देखा गया कि उनके द्वारा अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया जाता है, वो उसे डिलीट कर देती हैं। कल उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री, जो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भगवान की तरह बसे हुए हैं, शायद इसीलिए बार बार जनता उन्हें मुख्यमंत्री बना भी रही है या जिस भी रणनीति के साथ वो बन रहे, वो उन्हें खुले तौर पर कूड़ा कहते हुए नजर आते हैं। एनडीए गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोक रहा है, उसे कूड़ेदान कहती हुई नजर आ रही है और आज ईडी अधिकारियों को धमकी देना, सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और इससे पहले भी अगर रोहिणी की बात करें तो कई बार ट्वीट उनके आते रहे, कई बार उस पर चर्चा होती रही, और चूंकि लालू के बहुत करीब मानी जाती हैं, वो हमेशा उनके बारे में, उनको लेकर उनके बयान सामने आते रहते हैं। उसी तर्ज पर जिस तरह से उन्होंने आज कहा है कि अगर उनके पिता को ज़रा से भी जो है मुश्किल हुई या परेशानी हुई तो उसके जिम्मेदार जो लोग हैं वो उनको बख्शेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर जो बिहार का पूरा समीकरण है, पूरा का पूरा अगर माहौल देखें तो कल सरकार गिरती है और आज जिस तरह से लालू यादव को पेश होने के लिए बुला लिया जाता है, कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकते, उसके बावजूद भी ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो अपने आप में ये बता रहा है कि ये सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और कहीं ना कहीं विरोधाभासी एक तरीके से पूरा का पूरा ये मामला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बिहार के एंगल से, तो लगातार जो राजनीतिक समीकरण है वो रोज़ाना चेंज हो रहा है, रोज़ाना उसमें नए नए एंगल जुड़ रहे हैं। ऐसे में जो ये पूरा मामला है कि नौकरी के बदले जो कह सकते हैं कि ज़मीन का जो पूरा मामला था, इसको लेकर पहले भी बात उठी है, लेकिन अब जिस तरह पूछताछ हो रही है तो इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। और साथ में लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर लालू यादव को देखा जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। अगर वो जो है इस तरह से अगर बाहर रहते हैं तो ये बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों में ला सकता है। इसीलिए लगातार मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर इस तरह कार्रवाई का लगातार जो देखा जा रहा है कि पूरा का मामला सामने आ रहा है कि उनसे बहुत सारी पूछताछ करनी है, बहुत सारे मामलों में उनसे जानकारी हासिल करनी है कि आखिर ये पूरा का पूरा जो मामला उनके समय पे हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तमाम सारे लोगों को नौकरी दी गई, उनकी ज़मीन अपने नाम करा ली गई। तो कई सारे इसमें लोगों के नाम है, सिर्फ लालू का नाम नहीं, उनकी पत्नी का नाम है, 2 बेटियों का नाम है, तेजस्वी का भी नाम है, और भी कई नाम इसमें शामिल रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज जो लालू से पूछताछ हो रही है उसके बाद क्या कुछ इसमें होता हुआ दिखाई पड़ता है। अच्छा अमन जी, यहाँ पर देखिए अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो भले ही वो बिहार के डिप्टी सीएम बने, आरजेडी की कमान कहीं ना कहीं उनके हाथों में है, लेकिन फिर भी देखा गया कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी वो बिहार में तख्ता
तख्ता पलट होने से रोक नहीं पाए। और जब तख्ता पलट हो जाता है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले जाते हैं, तब भी उनके बयानों में उनकी वो जो एक गुस्सा है वो नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिली और कुछ खास अभी तक कदम भी तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया नहीं गया। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि जहां एक और तेजस्वी इतनी नरमी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, रोहिणी आचार्य इतने ज्यादा तीखे तेवर दिखाते हुए नजर आ रही हैं, धमकी खुले तौर पर देती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या आने वाले समय में या यूं कहीं लोकसभा चुनाव से पहले कोई यहां पर उम्मीद है कि रोहिणी आचार्य के इन तेवर को देखते हुए लालू प्रसाद यादव आरजेडी की जो जिम्मेदारी है आधिकारिक तौर पर ना सही लेकिन अपनी बेटी को सौंपते हुए नजर आए? जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये, नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है तेजस्वी ने किया है, बहुत संयमित भाषा है और बहुत संयमित तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन देखिए, इसमें भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह देखा जा रहा था कि अगर बिहार में अगर वो खुलकर या बहुत ज़्यादा बोलते तो शायद ये मामला पूरा उनके नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर चुनाव हैं। तो ऐसे में उनको अपनी इमेज का भी ध्यान है। वहीं रोहिणी क्योंकि पूरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में उनके अगर बयान आते भी हैं तो डिलीट हो भी जाते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी को तो अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना है, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर वो इसीलिए अपने जो बयानों को बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। और चूंकि अब उनके अंदर जो कह सकते हैं कि अनुभव भी लगातार आ रहा है राजनीति का, इसीलिए वो बहुत सोच समझ के बयान दे रहे हैं, क्योंकि हर एक बयान का कोई ना कोई मायने होता है। और ये मेरे ख्याल से तेजस्वी समझ पा रहे हैं कि बिहार की जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, मेरे साथ इतनी बड़ी कह सकते हैं ट्रेजेडी हुई, लेकिन मैंने फिर भी नीतीश कुमार को कोई गलत शब्द नहीं कहे, कोई गलत बात नहीं कही। तो अपनी इमेज को कहीं ना कहीं वो बेहतर करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो बहुत संयमित होकर बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल और रहेगा कि अभी एक बड़ा फैसला जो है नीतीश कुमार ने लिया, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यहां पर बदल दिए हैं। कहा जा रहा है कि अब नंद किशोर यादव विधानसभा स्पीकर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या नीतीश के मन में ये डर है कि आरजेडी यहां पर कोई बड़ी तैयारी कर रही है, यहां पर तमाम विपक्षी जो दल हैं या जो निर्दलीय विधायक हैं उन्हें अपने साथ करने की कोशिश करने की, और इसीलिए उन्होंने विधानसभा स्पीकर को ही बदल दिया है? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत को अगर देखा जाए तब भी ऐसा हुआ था, भगत सिंह कोश्यारी को किस तरीके से बदलकर यहां पर राहुल नार्वेकर को ला दिया गया और वो मामला अभी तक अटका हुआ है। क्या इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है? जी, जाहिर सी बात है। उससे पहले भी आपने देखा होगा, तमाम सारे अफसरों का तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया, जो अपने कह सकते हैं खेमे के अफसर थे उनको लेकर आया गया, ताकि कोई भी विरोध उत्पन्न ना हो सके। और देखिए, कल कितनी आसानी के साथ में उन्होंने शपथ ग्रहण अपना कर लिया और तमाम जो मंत्री साथ में शपथ लिए। तो यही होता है कि जब भी आप सरकार में आते हो तो अपने चहेते लोगों को लेकर आते हो, ताकि आपको शासन करने में कोई परेशानी ना हो। इसी मद्देनजर उन्होंने इस तरह की प्रोसेस को अंजाम दिया। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जब उनको हो सकता है फ्लोर टेस्ट के लिए भी जाना पड़े, तो किस तरह का पूरा ये मामला होगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के एंगल से ये बात जरूर कही जा सकती है कि वो हो सकता है बिहार के लिए अब एक अपने आप को बड़े स्तर पर देखना चाह रहे हैं, हो सकता है अपने दम पर सरकार बनाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो आरजेडी का सबसे बड़ा दल है, 79 उनके पास सीटें हैं। तो यही मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त को देखते हुए तेजस्वी बहुत संयमित है और लगातार नीतीश कुमार अपने पाले में इसीलिए अपने जैसे लोगों को लेकर आए ताकि शासन चलाने में कोई दिक्कत उनको ना हो सके। वाकई में देखिए, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि बिहार में पिछले 24 घंटों में ये जो एक सियासी भूचाल देखने के लिए मिला, इसमें आरजेडी हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही लालू प्रसाद यादव ईडी अधिकारियों के शिकंजे में फंसे हुए हों, भले ही तेजस्वी यादव के हाथों से डिप्टी सीएम का पद चला गया हो, सत्ता चली गई हो, लेकिन हार मानते हुए वो नजर नहीं आए हैं। और इन तमाम चीजों के बीच जिस तरीके से रोहिणी आचार्य की एंट्री हुई है, अब देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन आखिरकार किस तरीके से इन तमाम चीजों को अब इनसे डील करता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।